वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं इसकी आज की क्लास के अंदर। तो भौतिक और रासायनिक क्या होता है उसको जान लेते हैं पहले। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी उत्पाद की पुनः प्राप्ति हो जाती है। जैसे उत्क्रमणीय का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी इसमें जो होता है अनुत्क्रमणीय पुनः प्राप्ति नहीं होती है, जबकि इसमें पुनः प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी प्रश्नों में क्या आपको देखने को मिलेगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो आपको भौतिक और रासायनिक ना देके इनका ये नाम दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी भौतिक और अनुत्क्रमणीय यानी रासायनिक याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों में थोड़ा तुलना कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इनके गुणों में परिवर्तन यानी रंग रूप अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि इनमें क्या होता है उनके गुणों में परिवर्तन जो होता है वह अणु और परमाणु में परिवर्तन होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है और यह अस्थायी है, जबकि यह अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं यह अस्थायी होते हैं, बल्कि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे और यहाँ उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जबकि ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। इनमें परिवर्तन का कारण हटाने पर जो पदार्थ होता है उसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है, और इसमें जो कारण है उसको हटाने पर पुनः प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं, कुछ उदाहरण। जैसे ठोस मोम का पिघलना। ठोस मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोम का अगर मोम पिघल रही है तो भौतिक होगा, और जल रही है तो रासायनिक और भौतिक दोनों होगा। ठीक है, अगर कोई भी मोमबत्ती जल रही है, जलना अगर आ गया तो रासायनिक परिवर्तन करना है। आगे देख लेते हैं, चीनी से शरबत बनाना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, कोई भी चीज़ मानो वह जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगी। ठीक है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना, आटे का गूंथना, ऊर्ध्वपातन और बल्ब का जलना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। पेड़ों से पानी का संचरण होना, कांच का टूटना और अवस्था में परिवर्तन, सभी प्रकार के जो हैं ये भौतिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, रसायनों का बनना, विस्फोट पदार्थों का विस्फोट होना, सेब का भूरे रंग में बदलना, मैग्नीशियम तार का जलना, बहुत बार पूछेगा मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, याद रखना है। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, तो बने रहना अंत तक। पहला जो प्रश्न रहेगा आज का हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको अच्छी से रख दिखेगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होगा। मैग्नीशियम रिबन का दहन दहन यानी जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। मैग्नीशियम यानी मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। हमारा राइट उत्तर होगा 4। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का मोमबत्ती का जलना, दूध का दही बनना और चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, ये कौन से हैं तो रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो उसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों यह अपरिवर्तित रहता है। बाकी घनत्व, आकार और कर्ण का जो विन्यास है यह परिवर्तित हो जाते हैं, बल्कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न रहेगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण किसमें होगा, रासायनिक परिवर्तन में होगा। यानी कोयले के दहन से, यानी कोयला जल रहा है तो राख के रूप में हो जाएगा, तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। एसीटोन के वाष्पन होना भौतिक परिवर्तन है। कपूर का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है। और मक्खन के पिघलना यानी मक्खन का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न रहेगा, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। गुणों में परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन नहीं है, जैविक परिवर्तन भी नहीं है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं है। तो आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है।
रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। घनत्व में परिवर्तन याद रखना भौतिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक नहीं है मतलब रासायनिक होगा। तो जल का नमक में विलयन भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस का क्या होना? दहन यानी गैस का जलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल होता है? भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक नहीं है, याद करना है आपको। रासायनिक परिवर्तन होगा दूध का खट्टा होना। अगला प्रश्न रहेगा, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यहाँ कारण क्या है? तो भौतिक परिवर्तन जो होता है किन कारणों की वजह से ऐसा नाम दिया गया है? तो केवल इनका जो परिवर्तन होता है वो केवल उनके गुणों में परिवर्तन होता है, यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसी कारण से उसका नाम रखा गया भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों का अवस्था, रंग, रूप, गंध और घनत्व आदि में परिवर्तन होता है। तो यह कैसा है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परिवर्तन का कारण हटाने पर वस्तु पुनः प्राप्त हो जानी भौतिक परिवर्तन है। जैसे किसी लोहे को गर्म करते हैं और उसे ठंडा करने पर उसके भौतिक रूप जो होता है वो वापस प्राप्त हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। अगला है, यह परिवर्तन एक अस्थायी होता है? तो नहीं, भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है और अस्थायी परिवर्तन होता है। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है? अनुत्क्रमणीय मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का भाप बनना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, अगर मोमबत्ती जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अंडे का उबलना दोस्तों क्या हो जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? कागज का जलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन पूछा है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो केवल 3 भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन कौन सा है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु उत्प्रेरक अंग व पश्य दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, दोनों दिशाओं से होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? दोनों दिशाओं से होने वाली अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय। अगला प्रश्न रहेगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो असंतुलित और रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसे कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, ये रासायनिक सूत्र के हिसाब से अभिक्रिया दी गई है, तो इस अभिक्रिया का कौन सा रूप है यहाँ? ठीक है, तो विस्थापन रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशेषण अभिक्रिया है? अवशेषण अभिक्रिया कौन सी है? कौन सी अवशेषण अभिक्रिया है? तो मीथेन ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सोडियम सल्फेट, बेरिलियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अवशेषण अभिक्रिया सोडियम सल्फेट, बेरिलियम और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसे अवशेषण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। इनको समझने के लिए दोस्तों अगली क्लास में आपको मैं समझा दूंगा कि ये बनते कैसे हैं और इनके रूप सभी जो 10वीं क्लास के अंदर दिए हुए हैं उसके हमने लिए हैं, तो आप देख लेना। विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा।
इसकी उपस्थिति के कारण छूने का पानी वायु में दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायु में इसका जो पानी होता है वह होता है दूधिया हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटना तो अभिक्रिया का प्रकार होगा। कौन सा प्रकार होगा? तो अपघटनीय प्रकार होगा। जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो उनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक अपघटन होता है। एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण हम शॉर्ट में देखेंगे। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो वहाँ होती है दहन अभिक्रिया। कोई भी जलाते हैं तो दहन अभिक्रिया घटित होती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे पानी में घोल दिया जाता है, जिससे क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा रहेगा, छूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो यह किसके निर्माण के कारण होता है वो देख लेते हैं। कमेंट कर देना अगला टॉपिक विज्ञान से संबंधित अगर आपको चाहिए, धातु और अधातु, तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है तो वो देख लेना है। आयरन जिंक सफ़ेद विलयन से जिंक विस्थापन कर सकता है? तो दोस्तों जिंक विस्थापन नहीं कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, अलग कर सकता है? कॉपर से तो बिल्कुल कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है? तो यहाँ भी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, केवल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर एक हल्की परत जो होती है वह जम जाती है। यह हरा जो पदार्थ होता है ये क्या होता है? तो हरा पदार्थ जो होता है दोस्तों वह कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, जिन्हें जंक कहते हैं, ठीक है, हरी परत। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का विलयन होता है? तो वहाँ होती है द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है, उसके अंदर दो यौगिकों का क्या होता है? विस्थापन होता है, आयनों का विलयन होता है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो वहाँ कौन सी होती है? तो अपघटन जो प्रतिक्रिया होती है वह हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है। अगला प्रश्न रहेगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊष्माशेषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सौर ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश का अपघटन कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक कौन सा होता है? तो KMnO4 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है ऑक्सीकारक का, KMnO4। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता होती है, तो तत्व की जो संयोजकता होती है वह बढ़ जाती है। हाइड्रोजन विस्थापन कहलाता है, तो वह कहलाता है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न रहेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में होता है, तो वह अपरिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गम आने या मुख्य कारण वसा और तेलों का होता है, तो वह ऑक्सीकरण होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? तो वह रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। 4th ग्रेड के लिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचय का कारक नहीं? तो कौन सा नहीं है? जस्ता होता है, कोयला होता है, सोडियम होता है। क्लोरीन जो होता है वह अपचायक का कारण नहीं होता है।
समीकरण को पहचानना है कौन सा है, तो यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है, उत्प्रेरक का प्रकार कौन सा नहीं है, समांगी उत्प्रेरक होते हैं, विषमांगी होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, बल्कि कृत्रिम उत्प्रेरक नहीं होते। चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 40 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, विषमांगी उत्प्रेरक की प्रक्रिया निर्भर करती है, तो केवल पष्ट की पष्टीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, केवल सक्रिय केंद्रों की संख्या पर, इकाइयों की मात्रा पर, केवल बनाने की विधि पर। कुल पष्टीय क्षेत्रफल सक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनाने की विधि पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न हमारा जो रहेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब होता है सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है। कौन सी ऊर्जा प्रभावित होती है? सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम होने की वजह से सही से उच्चारण नहीं हो रहा है दोस्तों, फिर भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से पढ़ लेना, कोई भी अगर गलत तरीके से उच्चारण आता है तो। उत्प्रेरक का वह पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब प्रभावित होता है, क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा जो होती है वह प्रभावित हो जाती है। उत्प्रेरक विष क्या होता है? उत्प्रेरक विष क्या होता है? चतुर्थ श्रेणी वाले ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिया निरोधक होता है, क्रिया निरोधक। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है? धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं क्या? अगला रहेगा, धनात्मक रहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक रहते हैं, स्व उत्प्रेरक रहते हैं, बल्कि समांगी उत्प्रेरक नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण का जो कॉस्टिंग होता है वह हो जाता है। निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो वह होता है जंग। जंग जो होता है, जो लोहे के बने होते हैं, कोई भी चीज़ धातुओं से बनी होती है, उससे क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है जंग। जंग से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। यानी जो खाने की अपने जो पैकेट बनते हैं, चटाका पटाखा वगैरह, इन सब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है खाद्य पदार्थों के लिए, ठीक है। अपनी सतह पर संरक्षी परत से के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील होता है? तो एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु निकाली जाती है? कमेंट कर सकते हैं। और वह कौन सी धातु हैं जिनका सर्वाधिक पुनर्चक्रण किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ताम्र संदूषण से बचाने हेतु, यानी तांबे के प्रभाव से बचने हेतु उस पर पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो टीन जो है, इसकी धातु की टीन धातु की परत चढ़ाई जाती है पित्तल के बर्तनों पर, ठीक है, ताकि उस पर संरक्षण न हो जाए, संरक्षण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा के जो पुनर्चक्रण धातु होती है वह कौन सी होती है, और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखें। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। कल अगर थोड़ा सा गला ठीक रहा तो आपके लिए धातु और अधातु की क्लास भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।